Now, हमारे 7 से पढ़ाते थे 7 से पढ़ाते थे, अब इसमें ये नहीं आता। ओके, दो कहाँ से शुरू है चैप्टर? एग्रीकल्चर से क्या? एग्रीकल्चर सारी थीम आएंगी, सारा मैं करा दूंगा। चलो, नाउ व्हाट इज एग्रीकल्चर? शुरू करते हैं। व्हाट इज एग्रीकल्चर? नोट करते जाना, मैं पूरा ही करा दूंगा, ठीक है। एग्रीकल्चर इज द साइंस एंड प्रैक्टिस फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स एंड रियरिंग एनिमल्स फॉर ह्यूमन नीड्स। किसके लिए यूटिलाइज करना बोलो? फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स एंड रियरिंग एनिमल्स एंड यूटिलाइजिंग देम फॉर ह्यूमन नीड्स। देखो, एग्रीकल्चर इज द साइंस science of growing crops and rearing animals. Rearing का मतलब पालना, हाँ, animals and utilizing them for human needs. अगला देखें। नाउ डिफरेंट क्रॉप्स जो हमारे यहाँ शो की जाती है, तो वो अलग अलग रीजन में शो की जाती है, ठीक है। नाउ डिफरेंट क्रॉप्स सोन इन इंडिया। अब हम देखेंगे राइस कहाँ कहाँ होता है। बंगाल, उड़ीसा, जहाँ ज़्यादा पानी हो, बंगाल, उड़ीसा एंड आसाम। और सॉइल कौन सी है? एलुवियल। और वाटर कितना चाहिए? हाँ बोलो, किसमें बैठना है? कहाँ बैठना है? इधर बैठ जाओ। चलो, एलुवियल सॉइल कैसी है? एलुवियल सॉइल और प्लेंटी ऑफ वाटर चाहिए। कहाँ कहाँ चावल होता है? बंगाल, उड़ीसा और असम में होता है। चिकनी मिट्टी जानते हो, जिससे दिए बनाए जाते हैं, वैसी मिट्टी चिकनी। व्हीट कहाँ होता है? हम राइस के सबसे बड़े एक्सपोर्टर है वर्ल्ड में। नाउ स्पाइसेस के भी, स्पाइसेस के भी, हाँ, पंजाब, हरियाणा एंड यूपी में गेहूं पाया जाता है। और इसके लिए एलुवियल सॉइल चाहिए। एलुवियल सॉइल का मतलब चिकनी मिट्टी। इट होल्ड्स वाटर। ये क्या करती है? इट होल्ड्स वाटर। पानी होल्ड करके रख सकती है। इन सब जगह पे पाया जाता है। नीड्स हार्श विंटर। कैसी ठंडी चाहिए इसको? हार्श विंटर, ठंडा बिल्कुल चाहिए, तभी गेहूं उगेगा। अब देखो, कॉटन कहाँ होता है? कॉटन ये महाराष्ट्र में होता है और गुजरात में। तुम्हें सूरत पता है? कपड़ा मिल है, अहमदाबाद के लिए बहुत पसंद है। गुजरात और महाराष्ट्र में भी, मुंबई में भी खूब कपड़ा मिले हैं। महाराष्ट्र कॉटन काली मिट्टी में होता है, ब्लैक सॉइल। अगला देखिए, शुगर केन
शुगर केन कहाँ पर होता है? दैट इज यूपी एंड कर्नाटक। यूपी को चीनी का कटोरा कहा जाता है, ठीक है, इस तरीके से। अब आगे की चीज देखो, दैट इज नाउ। इसके अलावा चाय कॉफी कहाँ होती है? असम में टी कॉफी, मैंने देखे हुए वहाँ ये देखिए, चाय के बड़े पत्ते उगते हैं। ये हमारे वेस्टर्न घाट है। सर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में होता है पूरा। ये कौन से घाट है बोलो? वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट। और ये कौन सा ईस्टर्न ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट में यहाँ लेटराइट सॉइल है, लेटराइट सॉइल, पथरीली मिट्टी। यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं होता, लेकिन इसमें पानी खूब बरसना चाहिए, और यहीं चाय कॉफी होती है। लेटराइट सॉइल यहाँ पर भी है और लेटराइट सॉइल यहाँ पर। तो आसाम में, मेघालय में भी चाय होती है और केरला में भी चाय होती है। तो ये इसके लिए कौन सी मिट्टी चाहिए बताओ? लेटराइट सॉइल, और ये वेस्टर्न घाट में होगी, इसमें पानी रुकता नहीं है। और असम में होगा, मेघालय, केरला। ये मिट्टी का कलर रेड होता है, श्रेया, सही है। अब देखो, इसके अलावा तमिलनाडु में रेड सॉइल पाई जाती है। तो वहाँ तुम्हें कल बताया था ज्वार बाजरा। यस सर। तो मिलेट कहाँ खाए जाते हैं बोलो? ये तमिलनाडु में, रागी, ज्वार, बाजरा, मिलेट। यहाँ पर मिलेट का मतलब है रागी, ज्वार, मिलेट। ये होती है रेड सॉइल। इसके अलावा एक और भी सॉइल है, सैंडी सॉइल, वो पाई जाती है राजस्थान में। वहाँ सिर्फ अगर बहुत पानी डालो तो ज्वार बाजरा। पांचवी मिट्टी कौन सी बोलो? सैंडी सॉइल। वो कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में। और इसमें क्या उगता है बोलो? बाजरा। इसीलिए यहाँ बाजरे का सोगरा बनाया जाता है। तो दैट इज सैंडी सॉइल। बाजरे का सोगरा खाया जाता है ना यार रेस्टोरेंट में। आगे देखिए ना, क्रॉपिंग पैटर्न इन इंडिया 3 तरीके के हैं, मोनोक्रॉपिंग, मिक्स्ड क्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन। यहाँ पर 3 तरीके की क्रॉपिंग होती है। मोनो क्रॉपिंग, ओनली वन क्रॉप इज सोन इन फील्ड, तो उसे क्या कहेंगे? मोनोक्रॉपिंग। और मल्टी मिक्स क्रॉपिंग, बहुत सारे मोर देन वन क्रॉप टुगेदर ग्रोइंग मोर सर चीनी देन, कैसे बनती है? हाँ, चीनी कैसे बनती है? गन्ने से। मोर देन वन क्रॉप। ध्यान दीजिए, हो सकता है गेहूं बाजरा मिक्स करके भी सब मिला दो, जैसे रामदेव के पतंजलि में योगपीठ संस्थान में होता है, वो सब एक ही में मिला के मिक्स क्रॉपिंग कर देते हैं। और कुछ लोग होते हैं इंटर क्रॉपिंग, एक रो गेहूं की तो एक मिर्ची की तो एक कॉलीफ्लावर, गेहूं मिर्ची कॉलीफ्लावर। इंटर क्रॉपिंग करके भी कर सकते हो मिक्स क्रॉपिंग, और या फिर एक साथ सारे अनाज मिलके, और फिर वो 5 अनाज का जो होता नहीं है मल्टीग्रेन आटा बेचते हैं, सबको एक साथ काट भी देते हैं और एक साथ उगा भी देते हैं, वो मिक्स क्रॉपिंग। सर अलग अलग में अलग होते हैं, मिक्स में सब कुछ एक साथ होता है। मिक्स क्रॉपिंग में या तो साथ में मिक्स कर लो, और नहीं तो इंटर क्रॉपिंग होता है, एक गेहूं, एक कॉलीफ्लावर, एक मिर्च, फिर गेहूं, कॉलीफ्लावर, मिर्च, उसे इंटर क्रॉपिंग है। अब तीसरी चीज देखो, इसी के अलावा क्रॉप रोटेशन भी किया जाता है। क्या आपको पता है क्रॉप रोटेशन क्या होता है? यस कि 3 फसलें की जाती हैं, तो इसको क्या कहते हैं? दैट इज क्रॉप्स, मैनी क्रॉप्स आर सोन इन सिंगल फील्ड इन सक्सेशन। कैसे किया जाता है? सक्सेशन का क्या मतलब है? सर एक के बाद एक के बाद एक फील्ड में, जैसे तुमने यहाँ पल्स बोई, और इसी तरीके से यहाँ व्हीट,
और एक पोटैटो, तो अगले फसल में तुम्हें क्या करना है, पोटैटो यहाँ बोना है, पल्स यहाँ बोना है, व्हीट यहाँ। तो इससे क्या होगा कि जो सॉइल है उसको उसके न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश करने का मौका मिल जाएगा। तो अगले 3 महीने बाद जब बोना तो पोटैटो यहाँ बो देना, ऐसे घुमा दो, और पल्स कहाँ बो देना, घुमा दो, और व्हीट कहाँ बो देना, और फिर अगली बार फिर से घुमा दो पहिया। तो क्या होगा बोलो, चलो, तो ये क्या होगा बोलो, अगली बार क्या होगा, पोटैटो ये यहाँ चला गया पल्स, और यहाँ पे क्या चला गया, व्हीट। ओके, समझ में आ गई बात, घुमा घुमा के। तो फिर जो पोटैटो को चाहिए थोड़ी जमीन ये देगी, फिर अगली बार यहाँ की सॉइल पोटैटो के लिए न्यूट्रिएंट्स निकालेगी। तो एक ही जगह नहीं पोटैटो उगाओगे, इससे सॉइल इनफर्टाइल नहीं देगी। और फिर जो व्हीट यहाँ से लेगा कार्बोहाइड्रेट, फिर वहाँ से लेने लगेगा, पल्स यहाँ से प्रोटीन लेगी, तो फिर इससे लेगी, तो धीरे धीरे प्रोटीन रिप्लेनिश हो जाएगा। और इसके कीड़े जो होंगे पोटैटो के, वो जब यहाँ दूसरी चीज़ करोगे तो वो मर जाएंगे। तो इससे क्या होता है कि इंसेक्ट मैनेजमेंट में भी मदद मिलती है, सॉइल फर्टिलिटी मेंटेन रहती है। ठीक है, अब अगला देखो, ये हमारे यहाँ इस तरीके से होता है। एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर होता है ये हमारे यहाँ की इकोनॉमी को बैलेंस करता है। एग्रीकल्चर की वजह से हमारी इकोनॉमी ठीक रहती है। हम बहुत सारी चीज़ें जैसे स्पाइसेस, राइस, इन सब का एक्सपोर्ट करते हैं, शुगर का भी एक्सपोर्ट करते हैं। और तीसरी चीज़, ये हमारे लोकल लोगों को रोजगार देता है, दैट इज एम्प्लॉयमेंट। सो एग्रीकल्चर एंड इंडियन इकोनॉमी, इससे क्या मदद मिलती है? पहली चीज, इट प्रोवाइड्स, हमारे यहाँ के 50% लोगों को ये रोजगार देता है, एम्प्लॉयमेंट टू पीपल। दूसरी चीज, ठीक है, कि इंडिया एक्सपोर्ट्स, क्या एक्सपोर्ट करता है? राइस, टी, महंगी की तो सब बाहर चली जाती है, और स्पाइसेस टू अदर कंट्रीज। 90% स्पाइसेस प्रोड्यूस करते हैं हाँ, तीसरी चीज, हाँ, सर वो क्या लिखा हुआ आसाम वाली साइड, ईस्टर्न साइड में? ये लेटराइट सॉइल पाई जाती है। यहाँ पे कैसी होती है? दोमट मिट्टी। अब देखो, फार्मिंग से क्या होता है? दो चीजें हैं, इसके अलावा लोकल, इट गिव्स रॉ मटेरियल। एग्रीकल्चर क्या देता है? इट गिव्स रॉ मटेरियल्स टू इंडस्ट्रीज। इससे कॉटन ले लो, दूध ले लो, डेयरी ले लो, तो टू इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से? कॉटन ले लो, शुगर केन से चीनी बना लो, अभी रजत ने पूछा था कि नहीं, और इसी तरीके से मिल, ये सारी चीज हो सकती है। आगे देखिए कि फीचर देखिए, जो हमारे यहाँ एग्रीकल्चर है उसमें कौन कौन से टूल्स यूज किए जाते हैं, और कौन से ट्रेडिशनल टूल हैं, और कौन से टूल्स मॉडर्न हैं। तो टूल्स यूज किए जाते हैं जैसे सिकल और प्लो, ठीक है, उसमें ट्रेडिशनल कौन से होंगे, टूल्स कौन कौन से होंगे बोलो? जैसे प्लो पहले यूज किया जाता था, लेकिन अभी क्या यूज किया जाता है? ट्रैक्टर। पहले सीड फनल था, अब सीड ड्रिल हो गया है। पहले सीड्स कौन से थे? लोकल वैरायटी, और अब क्या हो रहा है? हाई यील्डिंग वैरायटी। पहले जो वाटर था, हम डिपेंड रहते थे ऑन रेन, लेकिन अब क्या हो गया है? अब इसके अलावा इरिगेशन सिस्टम हम लोगों ने शुरू किया है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। पहले जो था सर, पहले था मोट, चेन पंप, ढेकली और राहत।
पहले जो फर्टिलाइजर था वो मैन्योर यूज किया जाता था, लेकिन आजकल हम फर्टिलाइजर में केमिकल फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं। इस तरीके से हमने अपने क्रॉप प्रोडक्शन को मैनीफोल्ड बढ़ाया है। हमारे यहाँ बहुत सारे फेस्टिवल हैं। कौन कौन से फेस्टिवल मनाए जाते हैं? पोंगल, होली, दिवाली। 3 फेस्टिवल का नाम आपकी इंग्लिश कोर्स में दिया, लिखो। जो पोंगल है, पोंगल ये तमिलनाडु का है और कब मनाया जाता है? दैट इज ड्यूरिंग राइस हार्वेस्ट। इसे नोट कर लो, ये सब एमसीक्यू है जितना लिखा रहा हूँ, इसी को ध्यान रख लेना, सारा आ जाएगा चावल की कटाई में। दूसरा देखो बैसाखी। बैसाखी पंजाब में मनाया जाता है और कब मनाया जाता है बोलो? गेहूं की कटाई। वीट की हार्वेस्टिंग के टाइम। यस, ड्यूरिंग व्हीट हार्वेस्टिंग। ये बताइए ओणम कब मनाया जाता है? दैट इज केरला में, और यहाँ पर ड्यूरिंग राइस हार्वेस्टिंग। और ये लोग ओणम में दधोदनम खाते हैं। दधी और ओणम यानी चावल, ओणम का मतलब ही चावल होता है, दधोदनम। आगे देखिए, अब हम आते हैं इसके क्विज में। विच इम्पोर्टेंट रिसोर्स फॉर कंट्री डेवलपमेंट? सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स क्या है? ह्यूमन रिसोर्स इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर इस पर ठीक तरीके से इन्वेस्ट किया जाए, जैसे जापान ने किया है, इसराइल ने किया है, तो एक एक ह्यूमन रिसोर्स आपकी कंट्री को इतना आगे बढ़ा देगा कि कोई उसे बीट नहीं कर सकता। इसको पकड़ लेगा। अब सही, चलो इतनी बात हो गई। तो देखो क्विज पढ़ो। क्विज में क्या है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स, पहला क्वेश्चन देखो क्विज का कौन सा है? मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स ह्यूमन रिसोर्स। दूसरा देखिए, विच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन? दूसरे का आंसर है इंटरनेट स्पीड। उससे अगर ज़्यादा पकड़ रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन होगी। पॉपुलेशन वहीं ज़्यादा होगी जहाँ खेती की सुविधा होगी, वहीं ज़्यादा होगी जहाँ पानी होगा। सही है, वहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होगी, क्लाइमेट मॉडरेट होगा, ये सारी चीज़ होगी। फैसिलिटी ज़्यादा होंगी। हाँ, मॉडरेट क्लाइमेट होगा, ठीक ठाक बारिश हो तो वहाँ पर होगा। अब मेन रीजन फॉर हाई पॉपुलेशन ग्रोथ इन डेवलपिंग कंट्रीज, Improved healthcare and sanitation. ठीक है, तो इम्प्रूव्ड हेल्थ केयर, एंड सैनिटेशन। जहाँ पर इसका क्या मतलब है? हाई पॉपुलेशन ग्रोथ कहाँ पर होगी? जहाँ स्वास्थ्य की सुविधाएं अच्छी होंगी और सैनिटेशन ज़्यादा होगा, वहीं ज़्यादा लोग रहेंगे, साफ सफाई, गंदगी में नहीं रहेंगे। अगला देखो, विच ऑफ द क्रॉप इज ए रबी क्रॉप? अगला क्वेश्चन देखो, विच क्रॉप इज रबी क्रॉप? है क्वेश्चन बुक में? तो कौन सी है? Wheat. Which soil is good for cotton? ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल। Which soil is good for cotton? Black soil. अगला देखिए, द ग्रीन रेवोल्यूशन ने किस चीज पर ध्यान दिया? ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए फूड ग्रेन पर इसने सबसे ज्यादा ध्यान दिया। नाउ उस अगला देखो, सेक्शन डी, डिफाइन एग्रीकल्चर एंड 2 टाइप्स ऑफ फार्मिंग प्रैक्टिस इन इंडिया। क्वेश्चन क्या दिया है? डिफाइन एग्रीकल्चर एंड 2 टाइप्स ऑफ फार्मिंग। एग्रीकल्चर एंड 2 टाइप्स ऑफ फार्मिंग प्रैक्टिस। एग्रीकल्चर इज द साइंस ऑफ आर्ट एंड क्या तो तुम्हें समझ में आ गया? अब टू प्रैक्टिस देखो इसका आंसर, तो डिफाइन कर देना, इसको
इसको तो मैंने कवर कर ही दिया ना। Yes, sir. अब 2 टाइप्स ऑफ फार्मिंग प्रैक्टिस है, एक सब्सिस्टेंस फार्मिंग, एक कॉमर्शियल फार्मिंग। क्या तुम इस बात को जानते हो Yes. कि सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है? अंकित ने सबसे पहले ये सब बताया, इसका मतलब है अंकित के नाम से ये आंसर लिखें। जैसा अंकित ने बताया, सब्सिस्टेंस फार्मिंग, द फार्मिंग विच इज डन टू फुलफिल फैमिली नीड्स। तुम तो पूरा टेक ही लगाया हो पिछले 35 मिनट, तो बहुत आराम से तकिया भी दें, ठीक है? तो खूब आराम चाहती हो, जो सवाल का एक भी जवाब ना दो। सब्सिस्टेंस फार्मिंग का क्या अभी बताया? सर वो सिर्फ मतलब उसमें घर की नहीं, जिसमें अपने घर के ठीक लिए है, एक फार्मिंग इज डन। अच्छी तुम्हारे लिए बिस्तर बढ़िया तकिया किया जाएंगे, समोसे का इंतजाम होगा। इफ फार्मिंग इज डन टू फुलफिल फैमिली नीड्स, उसे क्या कहेंगे? और ये मुझे बताइए कॉमर्शियल फार्मिंग क्या होगी? कॉमर्शियल फार्मिंग में सब बेचने के लिए उगाते हैं। बिल्कुल सही। for selling. If farming is done for selling या trade purpose, for business purpose, selling, trading या business, तो उसको क्या कहेंगे? At large scale। ये कब होता है? At large. ऊपर वाला तो at Small scale. स्मॉल स्केल। सर ये स्मॉल स्केल और स्केल क्या होता है? भाई आपके परिवार में 4 लोग, आपको कितना गेहूं चावल चाहिए? जरा से उगा लो। छोटे जगहों में अगर करते वो हैं। हेक्टेयर में उगा रही तो फिर वो कॉमर्शियल बन गया। आप उसे बेच भी रहे हो और जरा सा खेत है उसी में उगा खा रहे हो, थोड़ी है। सर वो क्या लिखा है? फिर उसके बाद थर्ड में improve। कहाँ पर? ये ना ना सर इसके नीचे इम्प्रूव्ड हेल्थ केयर एंड सैनिटेशन, स्वच्छता और साथ में स्वास्थ्य का। तो वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, जनसंख्या घनत्व अधिक कहाँ होगा? जहाँ जहाँ से सर फेस्टिवल में ओके, अगला देखें। नाउ व्हाई इज क्रॉप रोटेशन इम्पोर्टेंट फॉर मेंटेनिंग सॉइल फर्टिलिटी? अभी तुमको बताया था ना क्वेश्चन, यस सर व्हाई इज, अब वही पूछा गया है, क्रॉप दैट इज रोटेशन इम्पोर्टेंट फॉर मेंटेनिंग सॉइल फर्टिलिटी। Because soil से ज़्यादा ना will lose its fertility. देखिए क्रॉप रोटेशन में क्या होता है? इन दिस सॉइल गेट ए चांस, क्या होता है बोलिए? सॉइल गेट ए चांस टू replenish its nutrients। अब तीनों ऐसी ना सेलेक्ट कर लेना कि तीनों दाल ना सेलेक्ट कर लेना, तो बेचारी सॉइल की हालत खराब हो जाएगी। मूंग दाल, तुअर दाल, मसूर दाल, उससे सब प्रोटीन ही प्रोटीन लिए जाना। Crops are so selected, one needs protein, one carbohydrate and one vitamin। तो nutrients की कमी नहीं होगी। हाँ, तो इस तरीके से क्रॉप्स कैसे होंगे? क्रॉप्स आर सो सेलेक्टेड दैट एक को क्या चाहिए हो बोलो? वन नीड्स प्रोटीन, वन, ध्यान से सुनो जो अंकित बोल रहे हैं, वो फिर बाद में नहीं बोलते हैं। नीड्स विटामिन, क्लियर हेड ले आओ, ठीक है? इसी से फिर सुनाई पड़ जाएगा। एंड वन नीड, अंकित सेंटेंस पूरा करो। करेक्ट। देखो सब वो बहुत धीमे बोलते हैं तो लोग। कार्बोहाइड्रेट, फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ? व्हीट, एक आपने व्हीट लिया, एक पल्स, राइस, कोई भी दाल ले लो, ग्राम, एंड पोटैटो। ऐसे कर दिया जाए, फिर यही दिखा भी देना फिर पोटैटो कार्बोहाइड्रेट। तो ये ऐसे कर लो, मतलब उसको और कुछ चाहिए तुम और कोई ले लो, वेजिटेबल ले लो, सही है? एक पल्स ले लिया, ग्राम पल्स होती है दालों में। इससे क्या होता है? इट गिव्स बेटर यील्ड एंड दैट इज इंसेक्ट डू नॉट कम टू क्रॉप। इट गिव्स बेटर यील्ड होगा, और क्या होगा बोलो? एंड इंसेक्ट
फ्री क्रॉपिंग। और क्या होगा बोलो? इफ एक फसल फेल हो गई, if price of one in market goes down, you can get handsome price by the other two crops. अगर एक फसल का दाम आलू 2 रुपए किलो बिक रहा है तो तुम्हारा 100 रुपए किलो चना बिकेगा, उससे कमा लो। हाँ? तो लेकिन वो तो एक सीजन बाद होते तो एक साथ सब कैसे बिकेगा? एक साथ नहीं, मान उसी सीजन की 3 फसलें उगा लो, उसी में सबने आलू आलू उगा लिया तो इसका मतलब तुम्हारे आलू की कोई कीमत नहीं, फिर तुम दूसरी चीजें बेचो। So if price of one goes down, तो क्या होगा बोलो? Price of one goes down, then farmer can sell other to make up monetary loss. Farmer can sell, दूसरी चीजें बेच देगा to make up मॉनेटरी लॉस। मॉनेटरी का मतलब क्या होता है? पूंजीगत क्षति को पूर्ति करने के लिए वो कृषक दूसरी फसलों को बेच देगा। सही? अब अगली बात देखो। नेक्स्ट इज डिस्कस एनी 2 challenges faced by Indian farmers। भारतीय किसानों को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज डिस्कस। क्लाइमेट चेंज होगा उसमें। सर ये कुछ स्पेसिफिक फेज की बात करते हैं? फेज बिल्कुल सही कह रहे हैं अदरक। फेज बाई ये वही कह रहे हैं जो अंकित कहा करते थे, इंडियन फार्मर्स। सर इसमें क्लाइमेट चेंज भी होगा? हाँ, तो कौन कौन सी है? पहली चीज डिपेंडेंस ऑन मानसून, ऑन मानसून। Sir, air quality. Yes, our many farmer lack irrigation techniques। जैसे पहाड़ में होता है The low income And high cost. irrigation Low income and high technique. cost. So, if monsoon fails, then their crop fails. If इसीलिए वो कहते रहते हैं काले मेघा पानी दे गुड़धानी दे। क्रॉप प्लेस। अगली चीज देखिए, लैक ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। मॉडर्न जो मैं लिखा रहा हूँ उन सबका पीडीएफ भी तुम्हारे पास भेज दूंगा अभी तुम्हारे जाते ही। तो सम फार्मर दैट इज पुअर फार्मर्स के पास क्या होता है? लैक दे लैक मॉडर्न टेक फार्मिंग टूल्स। Like tractor, harvester, and HYV seeds। तो उसकी वजह से this is a disadvantage। Describe few types of soil found in India, their characteristics, advantages and disadvantage। Sir, red soil, alluvial soil, black soil, ETS, marshy soil. sandy Red soil. soil, forest soil, red soil, alluvial soil. देखो Red is yellow soil. अब देखो हमारे यहाँ राइट few types of soil in India, 8 types of soil. their advantages and disadvantages। तो हमारे यहाँ पहला चिकनी मिट्टी, ये खूब पानी रोकती है। दूसरी काली मिट्टी, Black soil. फिर लाल मिट्टी, Red soil. रेड सॉइल, लेटराइट, दोमट मिट्टी, Laterite soil. So pig and फिर marshy. red. फिर बलुई मिट्टी, Saline soil. दैट इज डेजर्ट सॉइल, बलुई मिट्टी, Forest soil. बालू.
अब जरा देखो, जो एलुवियल सॉइल होती है नदर्न प्लेन्स में पाई जाती है, फाउंड इन रिवर एरियाज, प्लेन्स में। नॉर्दर्न प्लेन्स, ये नदर्न प्लेन में पाई जाएगी। अच्छा, जबकि काली मिट्टी दैट इज महाराष्ट्र में, डेक्कन प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू आप लोग जानते हो क्या? हाँ, ये भारत है तो ये डेक्कन प्लेट्यू है, यहाँ पर डेक्कन प्लेट्यू। रेड सॉइल कहाँ पाई जाती है? तमिलनाडु, तमिलनाडु में पाई जाती है। और यहाँ क्या उगाया जाएगा? मिलेट्स। और इसी तरीके से लेटराइट सॉइल, हाई रेनफॉल एरिया। सर मतलब कोई भी सॉइल में ज़्यादा बारिश होगी तो वो लेटराइट सॉइल बन जाएगा। हाँ, वो पानी सब अंदर चला जाएगा। और डेजर्ट सॉइल क्या होता है? लूज टेक्सचर, ये पाई जाती है वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, एज राजस्थान। अच्छा, यहाँ उगेगा बाजरा, ये पुअर फर्टिलिटी है, इसका क्या है? सर रागी। पुअर फर्टिलिटी, यहाँ बाजरा का सोगरा दिखता है। और ये लेटराइट सॉइल, हाई रेनफॉल एरिया, चाय पियो, कॉफी पियो। सर रागी कहाँ पर होता है? रेड, इसमें रागी मिल जाएगा, बाजरा, ज्वार, सारे मिलेट, ठीक है, मिलेट्स। ब्लैक सॉइल होगा, जाओ कॉटन उगाओ, रजाई बनाओ। नदर्न प्लेन, नदर्न प्लेन में क्या होगा? दैट इज राइस एंड व्हीट। और इसमें क्या चीज होगी बोलिए? गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एंड न्यूट्रिशन, प्लेंटी ऑफ न्यूट्रिशन। और डेक्कन प्लेट्यू में क्या होगा? कॉटन होगा। तो इन सब के बारे में लिख दीजिए। ये पुअर फर्टिलिटी इसकी भी है। अब लेटराइट में भी प्रॉपर इतना ही लिख देना बस। अगला देखो ना, अगला क्वेश्चन है व्हाट आर ह्यूमन रिसोर्सेज? मानव संसाधन से आप क्या समझते हैं? और ह्यूमन रिसोर्सेज, व्हाई दीज आर इम्पोर्टेंट? व्हाई ह्यूमन रिसोर्सेज आर इम्पोर्टेंट? ओके, तो देखें जरा, व्हाट आर ह्यूमन रिसोर्सेज? Human resources are the resources made by people. Resources, it refers to people of country, people of country, ठीक है? Especially if these are trained, इनको ट्रेन किया जाए in skill, education and knowledge. They lead country to prosperity. इस वजह से they lead country to prosperity का मतलब समझते हो? संपन्नता की ओर ले जाते हैं। If money is invested in human resource, a country never fails. इसको उसका मैनीफोल्ड में तुमने अपने जैसे एक बच्चे को पढ़ा दिया, वो कई गुना कमा के देगा, ठीक है? So if government invest money on human resource and skill development, human resource, it always gives better return to country. इससे देश को क्या मिलेगा रिद्धिमा? देश को बहुत ज्यादा रिटर्न मिलेगा। इसीलिए जिस कंट्री में ज्यादा एजुकेशन के ज्यादा जीडीपी। हाँ, अच्छा, पीपल वर्क, पहली चीज ये हो गई। इसके मैं एडवांटेज भी लिख रहा हूँ, राइट इट्स एडवांटेज पूछा गया है। तो स्किल पीपल किस किस फील्ड में वर्क करेंगे? वर्क इन फील्ड ऑफ साइंस, एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी, और किसमें? मेडिकल, और दूसरी स्पेस, इस फील्ड में काम करेंगे।
पॉपुलेशन इज ए एसेट फॉर कंट्री। पॉपुलेशन क्या है? इज एसेट फॉर कंट्री टू पुल ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटीज या टू कैरी ऑन। इसलिए ह्यूमन रिसोर्स इंपॉर्टेंट है। हमारे सारे आईआईटी का और मेडिकल का पैसा अमेरिका देता था 10 साल पहले, और जो सब टॉपर्स होते थे उन 80 टॉपर्स को सारा ब्रेन ड्रेन कहता था हम पूरा पैसा देंगे और सबको तुम कचड़े पर रखो, ऊपर कैसी दे दो मलाई मलाई। और उसने नासा बना लिया, क्या क्या बना लिया, दुनिया का टॉप 1 बन गया। अभी वो 21 ट्रिलियन इकोनॉमी पे, हम 5 ट्रिलियन। हमारे लोगों से वो ब्रेन ड्रेन करते हैं। जो वहाँ एक बार पहुँच गया है, कल्पना चावला जो भी रहे सब वहीं के हो गए। अब आगे देखो, फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे कहीं की पॉपुलेशन इफेक्ट करती है? देखिए, अफेक्टिंग पॉपुलेशन। तो क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका मतलब ये हुआ ना पॉपुलेशन डेंसिटी। आप कहाँ बोलती? पहला है ज्योग्राफिकल। सो पॉपुलेशन इज नॉट इवनली स्प्रेड इन वर्ल्ड, ठीक है। सम पोर्शंस आर थिकली पॉपुलेटेड एंड सम आर दैट इज लाइटली पॉपुलेटेड। कहीं कहीं पर रेयरली पॉपुलेटेड है। सो पॉपुलेशन डेंसिटी एक जैसी है क्या? नो सर, तो जहाँ पर रहने जैसे स्थिति की वजह से नहीं। इज नॉट इक्वल इन वर्ल्ड। सम एरियाज कैसे हैं? थिकली पॉपुलेटेड। सबसे ज्यादा बांग्लादेश है थिकली पॉपुलेटेड एंड सम आर रेयरली पॉपुलेटेड। कनाडा में पर स्क्वायर किलोमीटर में 2 लोग रहते हैं, और बांग्लादेश में पर स्क्वायर किलोमीटर पे 1000 लोग हैं। तो सबसे ज्यादा बांग्लादेश में, और हमारे यहाँ पर स्क्वायर किलोमीटर में 700 लोग रहते हैं। कनाडा में समझो पूरा जितना जोधपुर है ना, वहाँ कुल मिला के 11 लोग रहते हैं। पूरे जोधपुर में 11 थे। सर अब वही यहाँ पे चले जाओ तो पूरे जोधपुर में मिल जाएंगे करीब 6 लाख। वही हर आप समझ गए कितना फर्क है पॉपुलेशन में। ये किन वजहों से होती है? पहला फैक्टर क्या बोलो? ज्योग्राफिकल फैक्टर। ज्योग्राफिकल फैक्टर कौन कौन सा होता है? लिव। ज्योग्राफिकल फैक्टर का क्या मतलब है? पीपल प्रिफर टू लिव। कहाँ रहना पसंद करेंगे बोलो? नियर रिवर। कहाँ रहेंगे? नियर रिवर। और कहाँ रहना चाहेंगे? ये रिवर हो वेयर दे एंड वेयर देयर इज ए मॉडरेट क्लाइमेट। और कैसा हो बोलो? मॉडरेट क्लाइमेट। There is moderate climate। दूसरा देखो, सॉइल कैसी होनी चाहिए? If Fertile। soil is fertile, it attracts population। It attracts population। सर इसके अलावा सोशल एंड, हाँ बोलिए। सर कनाडा में अगर ये इतनी जगह में 11 लोग रहते तो इतनी प्रॉपर्टी सारी उन 11 लोगों की है। हाँ, फैक्टर। तुम्हें अगर जाना भी है ना बड़े बड़े मॉल में, खुद ही सामान लेना है, खुद ही पे करना है और लेके निकल जाना। मॉल में कोई है नहीं तुम्हें देखने वाला। ईमानदार हो, अपना पे करो, कार्ड स्वैप करो, उठाओ सामान ले जाओ। कार पार्किंग में कोई नहीं, कहीं कोई है ही नहीं, चुपचाप जाओ काम करो ले आओ। तो ईमानदारी। सब्जी बेचने के लिए वहाँ कोई नहीं, सब्जियाँ रखी हैं, स्वाइप करो उठाओ ले आओ। सर वो सब्जी आती कैसे है? जो लोग हैं वो रख देते हैं अपनी दुकानों में, उन्हें तो दूसरे पता है, काम। ईमानदार लोग हैं। अब ये देखो, सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। इफ देयर इज ए पिलग्रिम, सोशल समझ गए, और इट इज इकोनॉमिक हब। जैसे क्या हो, कोई बहुत बड़ा कंप्यूटर हब हो, साइंस हब हो, तो इफ बिजनेस, ठीक है, तो क्या चीज है इकोनॉमिक फैक्टर? इफ देयर आर जॉब अपॉर्चुनिटीज, जैसे बंबई में है, इधर खुली नहीं है। बॉम्बे या मुंबई, दिल्ली, तो क्या होगा?
ठीक है, इट अट्रैक्ट्स पीपल और इट इज ए पिलग्रिमेज, जैसे हरिद्वार, वाराणसी, अयोध्या, क्योंकि वहां भी कुछ ना कुछ तो रोजगार मिल ही जाएगा, लोग आएंगे लाखों लोग, जैसे अयोध्या, काशी। इट अट्रैक्ट्स पीपल। तो इस तरीके से पॉपुलेशन डेंसिटी किन चीजों पर निर्भर करती है? नाउ इम्प्रूविंग ह्यूमन रिसोर्सेस, तुम ह्यूमन रिसोर्सेस को किस प्रकार से सुधार सकते हो? क्वेश्चन है हाउ यू कैन इम्प्रूव ह्यूमन रिसोर्सेस, तो इसका आंसर है कि हम इसको स्किल डेवलपमेंट से सुधार सकते हैं, हम इसको एजुकेशन से सुधार सकते हैं, और इसके अलावा हम इसको हेल्थ से भी सुधार सकते हैं। बीमार व्यक्ति किसी देश के लिए किस काम के? तो एजुकेशन से हो सकता है, और किससे हो सकता है बोलो? हेल्थ से और स्किल डेवलपमेंट, उनको सिखाओ कुछ। ऐसा करके हम क्या कर सकते हैं? नाउ अब इसके क्विज देखो, क्विज में क्या है? Which of the following is most important resource for the country? बोलो। Human resources. Human resources। आगे देखिए, which factor does not affect population distribution? Internet speed. इंटरनेट Speed. स्पीड हो गया ना? Yes, sir. आगे देखो, नाउ डिफाइन ह्यूमन रिसोर्स भी हो गया। हाउ डज एजुकेशन, तो हाउ डज एजुकेशन इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, ये नहीं बना। हाउ डज एजुकेशन से कैसे होगा? क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, आंसर है इफ ह्यूमन रिसोर्स या पीपल आर एजुकेटेड होंगे तो क्या होगा बोलो? दे कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स इन्वेंशंस। अरे बड़ी क्विज वाला समझा दो। हाँ? क्विज वाला। क्विज वाला, क्विज में दिया गया है कि जब तुम बुक में देखो कि सबसे महत्वपूर्ण रिसोर्स क्या है, नदी, पानी की ह्यूमन, ठीक है, क्या चीज किसकी वजह से किसी जगह की पॉपुलेशन डेंसिटी नहीं बढ़ती? अगर इंटरनेट स्पीड कहीं आ रही है, वो कैलाश माउंटेन पे तो सब भीड़ लगा के वहीं बैठ कर रहने लग जाएंगे क्या? यहाँ कैलाश पर्वत पे बहुत अच्छी इंटरनेट स्पीड है, चलो वहीं रहेंगे, कोई नहीं रहेगा। इफ पीपल आर एजुकेटेड तो वो क्या करेंगे बोलो? दे कंट्रीब्यूट, किस पे कंट्रीब्यूट करेंगे? टू इन्वेंशंस, और नई नई डिस्कवरी करेंगे, और इम्प्रूवमेंट, किसमें इम्प्रूवमेंट करेंगे बोलो? इन फार्मिंग टेक्निक, एग्रीकल्चर, मेडिकल साइंस, और क्या होगा? Technology. एंड टेक्नोलॉजी, and can make their country progress and can contribute towards progress of country. Of country. अब देखो कि क्वेश्चन पूछा गया है कि लेटराइट सॉइल कहाँ पाई जाती है, बताओ आंसर। केरला, So Kerala and ठीक है, असम। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि ह्यूमन कैपिटल कैसे बढ़ाया जा सकता है, तो इसको भी देखो, है आपके में कि नहीं है तो बताओ, नहीं तो आगे बढ़ो। हमारे पास बुक है। इसके बाद तो डायरेक्ट थीम भी है। चलो, लेटराइट सॉइल, क्वेश्चन पूछा गया, लिखो क्वेश्चन। लेटराइट सॉइल is found in
कहाँ होगी? केरला। अगली चीज, And Assam. which region has alluvial soil? इसे नोट कर लो, which region has alluvial soil? Indo-Gangetic plains, जो इंडिया का कौन सा है? गंगा का प्लेन, उसे क्या कहेंगे? गैंगेटिक प्लेन। गैंगेटिक प्लेन, उसमें चिकनी मिट्टी पाई जाती है। अगला देखिए कि what are the means by historical sources? Theme 2, historical sources से तुम क्या समझते हो? What do you mean by historical sources? जब तुम हिस्ट्री लिखते हो तो क्या कुछ चीजों की जरूरत पड़ती होगी तुम्हें? क्या क्या चाहिए? That is material, those material which provides, क्या देते हो बोलो? Provides knowledge of, किसके बारे में? Knowledge, ठीक है, ऑफ पास्ट, ऐसी चीजें जो हमें पास्ट के बारे में नॉलेज दो। फॉर एग्जाम्पल कॉइन्स, कॉइन्स में राजा का चित्र अंकित होगा तो हम पता लगा सकते हैं। इंस्क्रिप्शन क्या होता है बोलो? कहीं पर कोई चीज छूटी हो तो उसको इंस्क्रिप्शन कहते हैं। जैसे इस पे कुछ चीज लिखी हो तो उसको क्या कहते हैं? Inscription. इट इज कॉल्ड इंस्क्रिप्शन। Sir, और मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब है जैसे कहीं पर कोई कागज हो तो कागज हो तो उसे इस पे कुछ लिखा हो तो उसको क्या कहेंगे? manuscript. मैन्युस्क्रिप्ट। और ये इंस्क्रिप्शन है, कहीं पर ऐसे बिल्डिंग में लिखा हुआ। कहीं पे भी। अब ये देखो, दैट इज इंस्क्रिप्शन। मैन्युस्क्रिप्ट, मैन्युस्क्रिप्ट को हिंदी में पांडुलिपि भी कहते हैं। Yes. और ट्रेवल अकाउंट्स कि कौन कहाँ कब गया, जैसे रेन सांग आ गया, इसी तरीके से यहाँ पर और लोग आए थे तो पुराने लोग अपनी स्टोरी लिखते हैं। एंड ट्रेवल अकाउंट कि हम वहाँ गए थे, ये देखा सर ये पाम लीफ पे लिखा जाता है। है। बोलो। पाम लीफ पे लिखा जाता है। हाँ, अगर पहले पाम लीफ में लिखा जाता था लेकिन किसी ने किया, इसी से हेल्प मिलती है। अब देखिए, ट्रेवल अकाउंट्स हो सकता है एंड द पीरियड ऑफ ट्रेवल, ये सारी चीजें, ये सब क्या कहे जाते हैं बोलो? हिस्टोरिकल सोर्सेस। अगला सवाल देखें, हाउ डू कॉइन्स हेल्प टू लर्न हिस्ट्री? क्या कॉइन से भी तुम पता कर सकते हो? Yes, sir. हेल्प टू लर्न हिस्ट्री। देखिए, कॉइन्स प्रोवाइड डिटेल्स अबाउट इकोनॉमी, ट्रेड, रूलर्स, रिलीजन। उस समय कैसा कॉइन चलता था, सोने का था कि चांदी का था कि तांबे का था, तो इन सब चीजों से कॉइन हमें क्या क्या बताते हैं श्रेया? कॉइन्स प्रोवाइड अस इंफॉर्मेशन अबाउट रूलर, रूलर के बारे में बताएंगे। Economy of that time. रिलीजन, उस समय कौन सा रिलीजन था? Economy of that time. और ट्रेड या आर्ट, उस समय क्या चीज का ज्यादा प्रचलन था? एंड आर्ट। अगर वो इंडिया का सिक्का तुमको ईरान में मिलता है तो इसका मतलब है इंडिया और ईरान के बीच ट्रेड होता। इंडिया का सिक्का तुम्हें कहाँ मिलता है बोलो? ईरान में। तो इसका मतलब है इंडिया और ईरान आपस में क्या थे? ट्रेडिंग ट्रेडिंग पार्टनर। अब देखो, ठीक है, एंड आर्ट ऑफ द पीरियड, आर्ट ऑफ द PDF. हाँ, उस समय के कॉइन्स ये सब ऐसे होते थे तो वही सब चलते थे। तो उस कॉइन से हमें क्या पता चलता है कि किसी समय का क्या इतिहास था, जैसे ऐसे वैसे हों, ऐसे कॉइन से हमें क्या पता चलता है? कौन सा मोबाइल कॉल है? हाँ, ये सब क्लियर है। कोई 700 का, कोई 900 का, कोई 1200 का। तो देखो, ठीक है।
अलग अलग पॉइंट लेते हैं। इनसे हमें क्या पता चलता है कौन सा राजा था। ये देखो। सर 5 रुपए का सिक्का। हाँ? सर 5 रुपए का सिक्का। 2010 का। सही है। सर इंडिया का ही है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा है। रिजर्व बैंक ऑफ ठीक है। इंडिया को समझ में आ गई बात? सर ये मुगल era का है और ये ब्रिटिश era का है। मुगल वाला। ये देखो ये कौन है भाई? ये कौन है? अलग अलग सिक्के हैं, कोई नेपाल का है, कोई भूटान का है, कोई सर ये कमल कपूर है। ये देखो कितना भारी है। सर इतने छोटे छोटे इसे रेट इससे हमें क्या पता चलता है? पैसा लगा है। पैसा लगा है। ये बहुत ज्यादा इनका 10 पैसे। ये 10 सर मेरे पास डॉलर है। पुराने 2000 साल के। सर मेरे पास क्या सर? लाओ अरे पेनी तो मेरे पास नहीं है। 10 पैसा। सर इसके पास भी है। पेन मेरे पास भी है। दिखाऊंगा मैं। ऐसा ही ये होता बात है। तुम्हें समझ में आ गई कि डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं और क्या बताते हैं अलग अलग जिला के बारे में। अब आगे देखो भाई, देखो क्वेश्चन बात नहीं करो। राइट सम फॉरेन ट्रैवलर्स हु विजिटेड इंडिया। राइट नेम ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स। बात नहीं करिए। सर वास्को डी गामा सर। सर गुआंगसा। वास्को डी गामा। जिसने लिखा हो ऐसा देखो। देखो इब्न बतूता, इब्न बतूता गाना सुना है? इब्न बतूता बगल में जूता। दैट इज वही है, उसी के नाम पे बना। फाहियान, देखो फाहियान। और दूसरा क्या है? वेन सॉन्ग, वेन सॉन्ग। और तीसरा कौन सा होगा? एंड इब्न बतूता। हाथ में जूता। ठीक है, ये सारे के सारे अलग अलग जगहों से आए। वेन सांग और फाहियान। तुम हिंदी में भी लिखोगे तो चल जाएगा। चाइना से आएंगे। ये सलाम वेन सांग और इब्न बतूता। सही है, इन सब नाम पर है। What do you learn by कैलाश टेम्पल? कैलाश टेम्पल कहाँ है बताओ? कैलाश टेम्पल कर्नाटक में है। ये नहीं जानती है इसका मतलब। ये कितना अच्छा जानकारी, कर्नाटक सब पूरा पकड़ ली। और देखो इससे ये भी बताया म्यूजियम में क्या होता है बताइए। ओल्ड आर्टिफैक्ट्स आर केप्ट इन म्यूजियम। ओके, म्यूजियम में तो म्यूजियम बात नहीं करो। फिर तुम तो उनको ट्रेन बना दे रहे हो, लेकिन ये लोग फिर रह जा रहे हैं। या फिर यहाँ डायस पे आइए पोडियम पर, आप हर चीज़ को प्रॉपर्ली बता सकते हैं, लेकिन यही तेज होता जा रहा है। तुम इसी के पास बैठे हो, पैसा देता है क्या तुमको? अब अगला देखिए, वेयर इज गोल्डन टेम्पल लोकेटेड? गोल्डन टेम्पल सर अमृतसर। अमृतसर। इनको बताना था बेटा, इसका दूसरा नाम क्या बताया तुमने? अमृतसर। ये देखो बता, हरमिंदर साहब। सब लोग नोट करो। हरमिंदर साहब गोल्डन टेम्पल का दूसरा नाम है और ये अमृतसर में लोकेटेड है। हरमिंदर साहब जो है ये सिखों के 10 गुरु में से बहुत बड़ी बात बताई है इन्होंने शिवांग में। अब जरा देखिए, ग्वालियर फोर्ट कहाँ पर है? सर ग्वालियर में। ये मध्य प्रदेश, सब ये जानते हैं मध्य प्रदेश। और कोई होता कहता ग्वालियर था तो ग्वालियर में। सर मैं ग्वालियर में ही हुआ हूँ। talented है। ये पकड़ लिए राज्य में पूछा, हर चीज ये जानते हैं। अब ये बताओ, काशी के बगल से कौन सी नदी बहती है? गंगा।
गंगा बहती है। Yes, तो sir. ये बताइए विच ऑफ दिस इज एग्जांपल ऑफ प्राइमरी सोर्स? एंशिएंट कॉइन, हिस्ट्री टेक्स्ट बुक और बायोग्राफी और न्यूज़पेपर। Coins. एंशिएंट कॉइन्स ये प्राइमरी सोर्स है, इससे हिस्ट्री का पता लगाया जा सकता है। ठीक है। वही सॉन्ग किस कंट्री से था? चाइना। चाइना से था। न्यूमिस्मेटिक्स क्या होता है बोलो? स्टडी ऑफ The study about Egyptians. न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? Study of coins. Study of coin and metal. नाउ इंस्क्रिप्शंस क्या कंटेन करते हैं? छूटी हुई इंफॉर्मेशन। सही है। इंस्क्रिप्शन जो पास्ट में हुआ है। कैलाश टेम्पल कहाँ पर है? सर कर्नाटका। कैलाश टेम्पल कहाँ लिखो? कैलाश आर्टिफैक्ट्स आर प्रिजर्विंग। बोलो आर्टिफैक्ट्स आर प्रिजर्विंग। उसका पेपर हो गया ना, इसीलिए वो उसको एंगेज कर रहा है बेटा। हाँ बोलो क्या बोले? म्यूजियम तुम्हारा तो हो गया ना, इसलिए ऐसा कर रहे हो। नाउ व्हाट इज गवर्नमेंट एंड व्हाई डू वी नीड इट? गवर्नमेंट To rule a country. is making law, enforces law and it also enacts law. Government के तीन institutions हैं, make law, enforce law and enact law. उसको क्या करती है? promulgate करती है। क्या करती है? promulgate. तो गवर्नमेंट के तीन संस्थान या तीन पिलर कौन कौन से हैं? लेजिस्लेटिव, ठीक है इतना ही रखो। अब तो बंद हो गए ना, क्या बता रही हैं? चलो इसको ऑफ कर दो।